हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई क्लास 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के लिए हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट और पीवाईक्यू को आपके साथ सॉल्व करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेके 12 तक सभी चैप्टर्स के एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड पीवाईक्यू दिए हुए हैं। इसके साथ ही बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3, DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी और ईएमआरएस में जो भी हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर 59 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर चुके हैं। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न किसान, जमींदार और राज्य, कृषि समाज और मुगल साम्राज्य से संबंधित है। पहला प्रश्न है, जब्ती पद्धति के अंतर्गत अत्यंत उपजाऊ जमीन का वर्गीकरण ऐसा होता था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पोलज। भू राजस्व सुधार प्रणाली के अंतर्गत मुगल काल में आईन ए दहसाला पद्धति को लागू किया गया। इसके अंतर्गत भूमि का विभाजन 4 भागों में किया गया था। पोलज परती, चचर या चाचर और बंजर। पोलज अत्यंत उपजाऊ जमीन थी। परती एक बार खेती करने के पश्चात 1 या 2 वर्ष के लिए खाली छोड़ दिया जाता था। चचर या चाचर 3 या 4 वर्ष तक खेती नहीं होती थी और बंजर खेती करने के अयोग्य भूमि थी। अगला प्रश्न है, मुगल कालीन भारत की शहरी आबादी 1601 में लगभग थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 15%। मुगल कालीन भारत की शहरी आबादी के बारे में शिरीन मुसवी ने अपनी पुस्तक इकोनॉमी ऑफ द मुगल एम्पायर में वर्णन किया है। इन्होंने लिखा है कि 1601 ईस्वी में शहरी आबादी कुल का लगभग 15% थी तथा ग्रामीण आबादी 85% थी। अकबरकालीन इतिहासकार निजामुद्दीन अहमद के अनुसार अकबर के समय में बस्तियों की संख्या लगभग 3200 थी तथा 120 बड़े शहर मौजूद थे। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में शेरशाह का चांदी का रुपया जो आकृति में गोल था एक मानक सिक्का था। निम्नलिखित में से अकबर द्वारा कौन सा चौकोर चांदी का रुपया जारी किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जलाला। अकबर के शासनकाल में शेरशाह का चांदी का रुपया जो आकृति में गोल था जो एक मानक सिक्का था, अकबर द्वारा जलाला नाम का चौकोर चांदी का रुपया जारी किया गया। इसका वजन रुपए का आधा होता था तथा यह 175.5 ग्रेन का था। इसके अलावा अकबर ने मुहर, संसब, इलाही आदि सोने के सिक्के तथा दाम व जीतल नामक तांबे का सिक्का भी जारी किया। अफगान शासक शेरशाह सूरी ने सर्वप्रथम ट्रॉय के 178 ग्रेन के चांदी के रुपए की शुरुआत की थी। चांदी और तांबे के विनिमय का अनुपात 1:64 था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सम्राट ने ट्रॉय के 178 ग्रेन के चांदी के रुपए की शुरुआत की? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी शेर शाह। अगला प्रश्न है, अबुल फजल ने अपने 12 प्रांतों का वृत्तांत में सभी उत्तर भारतीय प्रांतों का विस्तृत क्षेत्रीय सांख्यिकी ब्यौरा दिया है। इसमें अबुल फजल द्वारा कौन से प्रांत का रिकॉर्ड शामिल नहीं किया गया है? नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। बंगाल, थट्टा, कश्मीर और लाहौर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पहला, दूसरा और तीसरा। बंगाल, थट्टा और कश्मीर को इसमें शामिल नहीं किया गया है।
अबुल फजल ने अपने 12 प्रांतों का वृत्तांत में सभी उत्तर भारतीय प्रांतों का विस्तृत क्षेत्रीय सांख्यिकी ब्यौरा दिया है। इसमें अबुल फजल द्वारा कश्मीर, बंगाल व थट्टा प्रांत का ब्यौरा शामिल नहीं किया गया है। सर्वप्रथम अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष संपूर्ण साम्राज्य को 12 प्रांतों में विभाजित किया। दक्षिण विजय के बाद 3 और प्रांतों को मिलाकर अकबर के काल में 15 प्रांत हो गए। अगला प्रश्न है, अहमद शाह अब्दाली कौन सी कुल का था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दुरानी। अहमद शाह अब्दाली दुरानी कुल से संबंधित था। शासक बनने के पश्चात उसे दुर-ए-दुरान की उपाधि दी गई। उसने भारत पर 1748 से 1767 तक 6 बार आक्रमण किया। उसने पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को पराजित किया था। आगे के प्रश्न शासक और इतिवृत्त मुगल दरबार से संबंधित है। पहला प्रश्न है, अकबर ने बुलंद दरवाजा कहाँ बनवाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अकबर ने गुजरात विजय प्राप्त करने की स्मृति में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया। यह आगरा शहर में फतेहपुर सीकरी नामक नगर पर स्थित है। यह हिंदू और फारसी कला का बेजोड़ नमूना है। यह लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। दरवाजे के आगे और स्तंभों पर कुरान की आयतें लिखी है। इसके पूर्वी तोरण पर फारसी में शिलालेख अंकित हैं। अगला प्रश्न है, किस राजपूत शासक के दरबार में अकबर का जन्म हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राणा वीरसाल। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अमरकोट के राजपूत राजा राणा बिरसाल के किले में हुआ था। अकबर के बचपन का नाम जलालुद्दीन था। अकबर को सर्वप्रथम 1551 में गजनी का सूबेदार नियुक्त किया गया तथा राज्याभिषेक काला नौर नामक स्थान पर ईंटों के सिंहासन पर 14 फरवरी 1556 ईस्वी को बैरम खां के संरक्षण में किया गया। आमेर के राजपूत राजा भारमल ने अपनी पुत्री हरखा भाई का विवाह अकबर के साथ किया था। अकबर के साथ किसी राजपूत राजकुमारी का यह प्रथम विवाह था। अकबर की अंतिम विजय 1601 ईस्वी में असीरगढ़ की विजय थी। अकबर को राष्ट्रीय शासक कहा जाता है। उसने राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक तथा कला के क्षेत्र में सामंजस्य और समन्वय की नीति अपनाई। अगला प्रश्न है, अकबर 15 अक्टूबर 1542 को पैदा हुआ था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अमरकोट में। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर अकबर का राज्यारोहण हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कालानौर। अगला प्रश्न है, प्रथम राजपूत राजा जिसने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध प्रारंभ किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जयपुर के राजा। अगला प्रश्न है, अकबर का अंतिम विजय किस पर था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, असीरगढ़ पर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शासक किसको कहा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अकबर को। अगला प्रश्न है, चारण चरित्र लिखने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। चारण चरित्र लिखने के लिए प्राचीन काल में कपड़ा, ताड़ का पत्ता, भुर्ज पत्र आदि का उपयोग किया जाता था। चारण चरित्र का अर्थ है वंश की कीर्ति गाने वाला, अर्थात चारणों द्वारा ऋषियों तथा देवताओं की प्रशंसा में गाए गए गीत। चारण परंपरा प्राचीन भारत में ऋषि संस्थान के रूप में आरंभ हुई। संस्कृत ग्रंथों में चारणों को देवताओं की स्तुति करते हुए चित्रित किया गया है। इसके बारे में जानकारी ऋग्वेद, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विद्वान ने अकबर के काल में मदरसे में पढ़ाने वाले पाठ्यक्रम को संशोधित किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी,
फतहुल्लाह सिराजी। मीर फतहुल्लाह सिराजी फारस के निवासी थे जो अकबर के समय प्रसिद्ध वैज्ञानिक और खगोल शास्त्री थे, लेकिन ये अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं थे। सिराजी अकबर का बहुत प्रिय था। सिराजी ने मदरसे में पढ़ाने वाले पाठ्यक्रम को संशोधित किया और सर्वप्रथम विद्यालयी शिक्षा में मकुलत पाठ्यक्रम को प्रारंभ करवाया। अगला प्रश्न है, हुमायूं के अधीन चित्रित निम्नलिखित पांडुलिपियों में से किस पांडुलिपि चित्रण में तबरीजी और बुखारा तत्वों का समावेशन दिखाई देता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, निज़ामी के खमसा में। हुमायूं के अधीन चित्रित निज़ामी के खमसा पांडुलिपि चित्रण में तबरीजी और बुखारा तत्वों का समावेशन दिखाई देता है। मुगल चित्रकला की नींव हुमायूं के शासनकाल में पड़ी। अपने निर्वासन के दौरान उसने मीर सैयद अली और अब्दुल समद नामक दो फारसी चित्रकारों को ईरान से दिल्ली लाया। इन्होंने ही मुगल चित्रकला का शुभारंभ किया। मुगल दरबारी इतिहास फारसी भाषा में लिखे गए। अकबर ने बहुत सोच समझकर फारसी को दरबार की भाषा बनाया था। मुगल काल में पर्शियन को छोड़कर अरबी, तुर्की, भारतीय आदि भाषाएं महत्वपूर्ण थी। इसी भाषा में महाभारत, रामायण आदि ग्रंथों का अनुवाद किया गया। सभी पुस्तकें पांडुलिपि के रूप में थी, अर्थात हाथों से लिखा गया था। इनमें कहानियों को चित्रों के रूप में समझाया गया है। महाभारत ग्रंथ का अनुवाद रस्मनामा के नाम से किया गया है। इसमें कहानियों को चित्रों के माध्यम से समझाया गया है। अकबर के समय तूतीनामा का चित्रण किया गया था। तूतीनामा के चित्र हमज़ानामा के चित्रों के समान हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शासक के अधीन तूतीनामा को चित्रित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अकबर। अगला प्रश्न है, रज़्मनामा का उल्लेखनीय पांडुलिपि थी जिसमें डैश का उल्लेख है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चित्र का। अगला प्रश्न है, मुगल शासन की एक महत्वपूर्ण भाषा कौन सी नहीं थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पर्शियन। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी, क्योंकि वह चित्रकारिता में बहुत ही दिलचस्पी रखता था। इतिहासकार अबुल फजल ने चित्रकारी का एक जादुई कला के रूप में वर्णन किया है। अकबर के समय पांडुलिपियों को चित्रित किया गया था। जहांगीर के समय उस्ताद मंसूर, अबू अल हसन, बिशनदास मनोहर आदि प्रसिद्ध चित्रकार हुए। इन चित्रकारों ने पशु पक्षियों, व्यंग्यात्मक तथा मनुष्यों के चित्रों को सजीवात्मक तरीके से चित्रित किया। जहांगीर के समय हस्तलिपि चित्रण के स्थान पर छवि चित्रों, प्राकृतिक दृश्यों एवं पृथक लघु चित्रों को बनाया गया। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रकार उस्ताद मंसूर और अबू अल हसन डैश के समय के दौरान रहते थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जहांगीर। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाहों में कौन चित्रकारिता में बहुत ही दिलचस्पी रखता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जहांगीर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में चित्रकला के क्षेत्र में रुचियों में एक विशिष्ट बदलाव हस्तलिपि चित्रण से छवि चित्रण और पृथक लघु चित्रों के रूप में हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जहांगीर। अगला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। कथन है, जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। कारण है, वह अन्य कलाओं में रुचि नहीं रखता था। उपरोक्त दोनों वक्तव्यों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी,
ए सही है किंतु आर गलत है। जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। इसका एक कारण यह था कि जहांगीर खुद चित्रकला का काफ़ी शौकीन था तथा चित्रों को बनाता भी था, किंतु जहांगीर अन्य कलाओं में भी रुचि रखता था। स्थापत्य कला में सर्वप्रथम पित्रादूरा का प्रयोग जहांगीर के समय किया गया तथा कई महत्वपूर्ण इमारतों का निर्माण हुआ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मुगल पांडुलिपि को अकबर ने सर्वप्रथम चित्रित करने का आदेश दिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हमजानामा। अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया, जिसमें सर्वप्रथम दास्तान ए अमीर हमजा या हमजानामा है। हमजानामा मूलतः अरबी भाषा में लिखित ग्रंथ है। इसका चित्रण हुमायूं काल में प्रारंभ हुआ। अकबर ने बसावन द्वारा तारीख ए खानदान ए तैमूरिया का चित्रण बनवाया, जिसमें तैमूर वंश के आरंभ में अकबर के काल के 22वें वर्ष को चित्रित किया गया। अगला प्रश्न है, मुगल काल में जजिया कर से संबंधित निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है, अकबर ने 1564 में जजिया समाप्त किया। दूसरा है, अकबर ने 1575 में जजिया पुनः लागू किया। तीसरा है, अकबर ने 1579 टू 1580 में जजिया को पुनः समाप्त किया। चौथा है, औरंगजेब ने 1679 में जजिया को पुनः लागू किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सभी सही है। मुगल काल में जजिया कर लिया जाता था, किंतु अकबर ने सामाजिक व धार्मिक सहिष्णुता के कारण 1564 में इसे समाप्त कर दिया। बदायूनी बताता है कि अकबर ने 1575 में जजिया को पुनः लागू कर दिया, किंतु 1579 से 80 में उसने जजिया को पुनः समाप्त कर दिया। औरंगजेब ने अपने राजनीतिक व आर्थिक कारणों की वजह से 1679 में जजिया को पुनः लागू कर दिया। जजिया कर का भुगतान हिंदू पुरुषों को करना पड़ता था। 1562 में अकबर ने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया तथा हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जजिया कर का भुगतान करना होता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हिंदू पुरुष। अगला प्रश्न है, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर किस वर्ष बंद कर दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1563 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अबुल फजल की संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या किस पुस्तक में निहित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अकबरनामा। अबुल फजल का जन्म 14 जनवरी 1551 में हुआ था। ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। इन्होंने अकबरनामा एवं आईने अकबरी जैसे पुस्तकों की रचना की। अकबरनामा में अकबर के समय के साम्राज्य की भौगोलिक, सामाजिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक सभी पक्षों का विवरण प्रस्तुत किया गया है। ईश्वर से निःसृत प्रकाश को ग्रहण करने वाली चीज़ों के पदानुक्रम में मुगल राजत्व को अबुल फजल ने सबसे ऊंचे स्थान पर रखा है। अबुल फजल प्रभुसत्ता को एक सामाजिक अनुबंध के रूप में परिभाषित करता है। उसने लिखा है कि राजा को अपनी प्रजा के 4 तत्वों जीवन, धन, सम्मान और विश्वास की रक्षा करना चाहिए। इसके बदले में वह आज्ञा पालन और संसाधनों में हिस्सेदारी की मांग करता है। केवल न्यायपूर्ण संप्रभु ही शक्ति और दैवीय मार्गदर्शन के साथ इस अनुबंध का सम्मान कर पाते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सुबह की अपनी धार्मिक क्रियाओं को संपन्न करने के उपरांत अकबर अपने महल की पहली मंजिल की खिड़की से दर्शन देता था। दूसरा है, सभी वर्गों के लोगों की एक बड़ी भीड़ उसके महल की दीवार के बाहर एकत्र होती थी और वह अपनी अर्जी शिकायतें बादशाह तक पहुंचा सकती थी। तीसरा है, यह प्रथा झरोखा दर्शन कहलाती थी। चौथा है, कुछ हिंदू तब तक कुछ खाते पीते नहीं थे जब तक वे बादशाह के दर्शन नहीं कर लेते थे। उन्हें दर्शानिया कहा जाता था। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए।
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी सही है। सुबह की अपनी धार्मिक क्रियाओं को संपन्न करने के उपरांत अकबर अपने महल की पहली मंजिल की खिड़की से दर्शन देता था। सभी वर्गों के लोगों की एक बड़ी भीड़ उसके महल की दीवार के बाहर एकत्र होती थी और अपनी अर्जी बादशाह तक पहुंचा सकती थी। यह प्रथा झरोखा दर्शन कहलाती थी। कुछ हिंदू तब तक खाते पीते नहीं थे जब तक वे बादशाह के दर्शन नहीं कर लेते थे। उन्हें दर्शनिया कहा जाता था। अगला प्रश्न है, दीन-ए-इलाही अकबर की मूर्खता का एक बहुत बड़ा कार्य था, न कि उसकी बुद्धिमत्ता का। यह किसने लिखा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, V.A. स्मिथ। दीन-ए-इलाही की स्थापना अकबर ने 1582 में किया था। इसका उद्देश्य एक नए धर्म का प्रवर्तन नहीं बल्कि सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करना था। अकबर के दीन-ए-इलाही के संबंध में इतिहासकारों ने अपना अलग अलग मत दिया है। V.A. स्मिथ के अनुसार दीन-ए-इलाही अकबर की मूर्खता का एक बहुत बड़ा कार्य था, न कि उसकी बुद्धिमत्ता का। मोहसिन फानी ने अपनी रचना दबिस्तान-ए-मज़ाहिब में पहली बार इसे स्वतंत्र धर्म के रूप में वर्णित किया है। अगला प्रश्न है, अकबर का चिश्ती संतों के प्रति गहरा सम्मान था और वह अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर हर वर्ष यात्रा पर जाता था। निम्न में से किस वर्ष में उसने प्रति वर्ष अजमेर दरगाह की यात्रा पर पैदल जाना बंद किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1580। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का सबसे पहला किताबी जिक्र 14वीं शताब्दी का है। 16वीं शताब्दी आते आते अजमेर की यह दरगाह बहुत ही लोकप्रिय हो गई थी। अकबर ने दरगाह की पहली यात्रा 1562 ईस्वी में की थी। उसने चिश्ती दरगाह में मस्जिद, देगा तथा दरगाह का विस्तृत निर्माण करवाया था। अकबर कुल 14 बार ख्वाजा मोइनुद्दीन की मज़ार पर दर्शन के लिए आया था। अकबर ने 1580 ईस्वी में अजमेर दरगाह की तीर्थ यात्रा पर जाना बंद कर दिया। अगला प्रश्न है, अजमेर में चिश्ती दरगाह में निम्नलिखित में से किसके निर्माण के लिए अकबर जिम्मेदार था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर मस्जिद, देग और दरगाह तीनों होगा। अगला प्रश्न है, अकबर ने अपने समस्त साम्राज्य को अनेकों में बांटा हुआ था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रशासन की सुविधा के लिए सर्वप्रथम मुगल बादशाह अकबर ने अपने शासन काल के 24वें वर्ष अर्थात 1580 ईस्वी में संपूर्ण साम्राज्य को 12 प्रांतों या सूबों में विभाजित किया था। दक्षिण में बरार खानदेश एवं अहमदनगर की विजय के बाद सूबों की संख्या अकबर के शासनकाल के अंत में 15 हो गई थी। अबुल फजल ने आईने अकबरी में केवल 12 सूबों का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, एक पदानुक्रमित पैटर्न में अधिकार और अधीनता के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए अकबर ने किस विचारधारा का पालन किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इंपीरियल आइडियोलॉजी। अकबर ने भारत की राजनीतिक एकता स्थापित करने में साम्राज्यवादी नीति का पालन किया। राष्ट्रीय एकता की स्थापना के लिए राजनीतिक एकता स्थापित करना आवश्यक था। उसकी राजपूत नीति, विभिन्न विद्रोहों के दमन नीति इसी परिप्रेक्ष्य को साबित करना है। अकबर ने मौर्य सम्राट के समान समस्त साम्राज्य में प्रशासनिक एकता स्थापित की। एक पदानुक्रमित पैटर्न में अधिकार और अधीनता के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए अकबर ने इंपीरियल आइडियोलॉजी विचारधारा का पालन किया, जो व्यवस्था जन कल्याण की भावना से प्रेरित थी। अगला प्रश्न है, प्रशासन में शेर शाह को अकबर का अग्रदूत मानते हैं क्योंकि? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उसकी प्रशासनिक नीतियां अकबर ने अपनाई। प्रशासन में शेरशाह को अकबर का अग्रदूत माना जाता है क्योंकि अकबर ने उसकी प्रशासनिक नीतियों को अपनाया था। शेरशाह द्वारा उल्लेखनीय प्रशासनिक सुधारों में सबसे महत्वपूर्ण राजस्व प्रणाली का पुनर्गठन था। अकबर ने शेरशाह द्वारा शुरू की गई दहसाला पद्धति को टोडरमल के अधीन नवीन सुधारों के साथ लागू किया। इसके अतिरिक्त प्रशासनिक विभागों तथा डाक प्रणाली को भी अकबर ने कुछ सुधारों के साथ यथावत बनाए रखा। अगला प्रश्न है, मीर बख्शी निम्नलिखित में से किन विभागों का प्रभारी था? पहला है सैन्य विभाग, दूसरा है साम्राज्य के गुप्तचर एवं सूचना विभाग का प्रमुख।
तीसरा है शाही राजघराना और चौथा है राजस्व विभाग। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा। मुगल काल में मीर बख्शी मुख्यतः सैन्य विभाग का प्रमुख होता था एवं साथ ही खुले दरबार में बादशाह के दाएं ओर खड़ा होता था तथा नियुक्ति और पदोन्नति के सभी उम्मीदवारों को प्रस्तुत करता था। किंतु प्रांतों का मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रमुख होने के साथ साथ गुप्तचर एवं सूचना विभाग का भी प्रमुख होता था। सैनिकों की भर्ती, उसका हुलिया रखना, घोड़ों तथा हाथियों का दागा जाना, सैनिकों के शस्त्र व रसद आदि की देखभाल करना मीर बख्शी का कार्य था। मुगल प्रशासन में हाथियों की 7 श्रेणियां थी। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन में हाथियों की कितनी श्रेणियां थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 7 श्रेणियां। अगला प्रश्न है, मुगलों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी जागीरें अमीरों को वंशानुगत एवं अस्थायी रूप से प्रदान की जाती थी? पहला है तनख्वाह जागीर, दूसरा है वतन जागीर और तीसरा है अल्तून तमगा जागीर। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा। मुगलों के शासनकाल में वतन जागीर और अलतमगा जागीर अमीरों को वंशानुगत एवं अस्थायी रूप से प्रदान की जाती थी। वतन जागीर मुख्यतः राजपूतों को उनके अपने ही क्षेत्र में प्रदान की जाती थी, जबकि अलतमगा जागीर मुसलमानों को दिया जाता था, जिसकी शुरुआत जहांगीर ने की थी। नगद वेतन के बदले दी जाने वाली जागीर वेतन जागीर थी, जो वंशानुगत नहीं होती थी। अगला प्रश्न है, मदद-ए-मास मुगल प्रशासन में किससे संबंधित था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि से। मदद-ए-माश मुगल प्रशासन में विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि से संबंधित थी। मुगल काल में मदद-ए-माश एक ऐसे प्रकार की भूमि थी जो संतों, विद्वानों तथा धार्मिक व्यक्तियों को अनुदान में दी जाती थी। यह भूमि कर मुक्त होती थी। इस भूमि पर बादशाह का पूर्ण अधिकार रहता था। भूमि को अनुदान में देते समय सामान्यतः यह ध्यान रखा जाता था कि भूमि खेती करने योग्य हो, लेकिन उस पर खेती नहीं की जा रही है। सद्र उस सुदूर मदद-ए-मास अनुदान मंत्री था। वह स्थानीय न्यायाधीशों अथवा काजियों, चर्च संबंधी मामलों का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता था। अगला प्रश्न है, पंडितों को दी जाने वाली अनुदान रूपी जमीन को कहते थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मदद-ए-माश। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन में चर्च संबंधी मामलों के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, काजी। अगला प्रश्न है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। कथन है, औरंगजेब के शासनकाल के उत्तरार्ध में मुगल अमीर वर्ग में राजपूत, ईरानी और तुरानी मनसबदारों की संख्या में कमी आई। कारण है, औरंगजेब ने दक्कन से आए अमीरों को बड़ी संख्या में जागीरें प्रदान की। उपरोक्त दोनों वक्तव्यों को पढ़िए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। औरंगजेब के शासन काल के उत्तरार्ध में मुगल अमीर वर्ग में राजपूत, ईरानी और तुरानी मनसबदारों की संख्या में कमी आई। इसका एक तो कारण यह था कि औरंगजेब ने दक्कन से आए अमीरों को बड़ी संख्या में जागीरें प्रदान की। दूसरे, जागीरों की संख्या सीमित थी, किंतु जागीर चाहने वाले ज़्यादा थे। तीसरे, औरंगजेब का ज़्यादा झुकाव मुस्लिम वर्ग के तरफ था। अतः कथन और कारण सही है, किंतु व्याख्या नहीं करता। अगला प्रश्न है, 712 ईस्वी में किस शासक ने सिंध पर विजय प्राप्त की? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन कासिम ने। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी। इराक के गवर्नर अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर आक्रमण करने के लिए 711 ईस्वी में भेजा था। जून 712 ईस्वी में कासिम ने सिंध के शासक दाहिर को पराजित कर सिंध पर अधिकार कर लिया।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समकालीन स्रोत ग्रंथों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है खजाइन उल फुतूह, दूसरा है वाक़ियात ए मुस्ताकी, तीसरा है तबकात ए अकबरी और चौथा है माशीर ए जहांगीरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। खजाइन उल फुतूह अमीर खुसरो की रचना है। यह अलाउद्दीन खिलजी के काल में लिखा गया। वाक़ियात ए मुस्ताकी शेख रिज़्कुल्लाह की रचना है। ये शेरशाह के काल में लिखा गया। निज़ामुद्दीन अहमद की रचना है। यह अकबर के काल में लिखा गया। और माशीर ए जहांगीरी ख्वाजा कामगार की रचना है। ये जहांगीर के काल में लिखा गया। अगला प्रश्न है, सूची 1 की राजस्व संबंधी शब्दावलियों को सूची 2 के अर्थबोधनों के साथ सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। पट्टा का गांव अथवा व्यक्ति विशेष पर भू राजस्व मांग निर्धारण संबंधी प्रपत्र होगा। कबूलियत का स्वीकार्यता पत्र होगा। तशखीस का राजस्व आकलन होगा और तहसील का असल संग्रह होगा। पट्टा तथा कबूलियत, इसकी शुरुआत शेरशाह सूरी ने की थी। राज्य किसान को जो भूमि देता था उसका विवरण दस्तावेज में लिखा होता था, जिसे पट्टा कहा जाता था, और किसान उस भूमि पर कितना लगान देगा उसे कबूलियत कहा गया। तशखीस से राजस्व आकलन तथा तहसील से असल संग्रह का संबंध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ब्राह्मणों और श्रमणों को सांप व नेवले की तरह शाश्वत दुश्मन कहा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पतंजलि। प्रसिद्ध इतिहासकार D.N. झा ने अपनी नई किताब अगेंस्ट द ग्रेन, नोट्स ऑन आइडेंटिटी, इंटॉलरेंस एंड हिस्ट्री में प्रसिद्ध व्याकरणविद पतंजलि से सबूत लाते हुए कहा कि उन्होंने अपने महाभाष्य में प्रसिद्ध रूप से कहा था कि ब्राह्मण और श्रमण शाश्वत दुश्मन हैं, जैसे सांप और नेवला। अगला प्रश्न है, सूची 1 के कृषि नवाचारों को सूची 2 के प्रथम ज्ञात प्रमाणों के साथ सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। सूचियों का सही मिलान इस प्रकार है। भारत में गुलाब की खेती का प्रथम सीधा संदर्भ महुआन 1422। रेशम उत्पादन का बंगाल में उल्लेख बर्नी 1357। बीज बोने की भारतीय मशीन की प्रथम जानकारी बाम्बोसा 1516 और गन्ने के भारतीय कोल्हू की प्रथम जानकारी करेरी 1695 होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस इमारत को राजा मानसिंह ने नहीं बनवाया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रोहतास का किला, बिहार। रोहतास के किले का निर्माण शेरशाह सूरी ने अपनी उत्तरी पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के लिए बनवाया तथा हैबत खां तथा खब्बास खां के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना को इस किले में शेरशाह ने नियुक्त किया था। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। चैप्टर 62 उपनिवेशवाद और देहात सरकारी अभिलेखों का अध्ययन से संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।